अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ है या होने वाला है। आपको बेस्ट विशेस आज के दिन के लिए। अच्छा, आप चुप ही हो गए आज। तो आज आपके बोलने का दिल नहीं कर रहा। नहीं, आपका दिल नहीं कर रहा बोलने का। दिल तो मेरा रोज नहीं करता हूँ बोलने। नहीं, मुझे लगा एकदम से दुखती रख पे हाथ सुबह सुबह बोलने का। भाई बोलने का दिल वाकई नहीं करता अल्लाह। लेकिन एक तो ये कि काम है, दूसरी बात ये कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं हमारे सामने जो लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि आई नो सो मेनी पीपल जो कि सिर्फ मॉर्निंग शोज देखते हैं सुबह, वो सिर्फ और न्यूज मॉर्निंग शोज, नॉट द शादी वाले मेहंदी वाले मॉर्निंग शोज, और इसलिए देखते हैं कि दे वांट टू नो कि जी क्या हुआ है और क्या होने वाला है आज के दिन में। सो वी जस्ट ट्राई टू सेट अ पेस फॉर योर डे कि आपका दिन कैसा गुजरे। चलें, बेस्ट ऑफ लक मैंने बोल दिया, अब तो बोल दें। नाजरीन हाजरीन अवाम की पुरजोर फरमाइश पर, क्योंकि हमारे पास अल्लाह खैर करे अच्छी खबरें बड़ी मुश्किल से आती आज है ना एक दिन। हाँ, वही तो बता रही हूँ कि आज मैं बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर आपको देने वाली हूँ। सैफ विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मालदीव्स को रिकॉर्ड 7 गोल से हरा दिया है। नादिया खान ने जी 4 गोल स्कोर किए। ये पाकिस्तान विमेन टीम की गोल्स के एतबार से सबसे ज्यादा जो कहे बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी फतह है। काठमांडू में जारी इवेंट के तीसरे ग्रुप मैचेस में पाकिस्तानी विमेन ने मालदीव के खिलाफ शानदार खेल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की टीम शुरू से ही छाई रही। नादिया खान का खेल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहा। उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए 4 गोल्स किए। वाह जी वाह, क्या बात है। इसके अलावा रामीन फरीद, खदीजा कासमी और अनमोल ने भी एक गोल किया। पाकिस्तान ने मालदीव्स के खिलाफ मजमूई तौर पर 7 गोल्स किए, जबकि मालदीव्स की टीम कोई गोल न कर सकी। नादिया खान किसी इंटरनेशनल मैच में 4 गोल करने वाली पहली पाकिस्तानी फुटबॉलर भी बन गई हैं, और ये भी ख्याल रहे कि गोल्स के एतबार से पाकिस्तान विमेंस टीम की ये सबसे बड़ी फतह भी है। और हम जितनी प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, आप इनमें से किसी को भी नहीं जानते, क्योंकि हम भी नहीं जानते, लेकिन हम नाम लेंगे तो जानेंगे ना। आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम को या विमेन क्रिकेट टीम को, तो आप जानेंगे। जैसे विमेन क्रिकेट टीम के अंदर तो बहुत सारे लोग अब सामने आना शुरू हो गए हैं। आई बिलीव कि जब इस तरफ भी खवातीन ज़्यादा सिग्निफिकेंटली परफॉर्म करेंगी तो बेहतर सूरत हाल होगी और लोग जानेंगे। और खेलों के अंदर क्या, ज़िंदगी के हर शोबे में पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम ना करे। जिसे मैं नहीं कह रहा, कायद आज़म ने भी ये कहा था, और इसके अलावा और कोई उसूल है भी नहीं दुनिया भर के अंदर। हाँ, तो खवातीन को इतना मार्जिन देना चाहिए भी, और इनका राइट भी है, और साथ साथ खवातीन भी इसको बहुत बेहतर अंदाज में प्रूव करेंगे। और खेलों की जहाँ तक इमरान आपने बात की, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे खवातीन बगैर किसी तवज्जो के, बगैर किसी सपोर्ट के परफॉर्म करती हैं, और फुटबॉल इज़ वन ऑफ दो स्पोर्ट्स जहाँ पर इतनी ज़्यादा हमें पता ही नहीं है। हमें इन प्लेयर्स के नाम, हम खुद बहुत सारे लोगों के नाम पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो हमें इतना इनकरेज करना है कि इन खवातीन का जो मुख्तलिफ जगह पे जाके, जैसे हमने इतनी बड़ी इनकी फतह की बात की, अगर इनके नाम रजिस्टर होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी विमेन फुटबॉल टीम भी है, उसमें इतनी अच्छी लड़कियां भी हैं जो अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। नादिया खान, रिमेंबर द नेम, नादिया, राइट? 4 गोल, जबरदस्त नादिया, हैट्स ऑफ टू यू, थम्स अप, जबरदस्त परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं और अब हमने फ्लड्स की बात एक बार बिल्कुल आज की बड़ी खबर करनी है, बिल्कुल, और बड़ी खबर प्लीज। अच्छा, बड़ी खबर हालिया बारिशों के हवाले से आपको बताते हैं। इसमें मामूलात के मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है वो पानी के उतरने के बारे में है। कुछ जगहों से खबरें आ रही हैं कि पानी उतरने लगा है वहाँ पे, और ज़िंदगी शायद मामूल की जानिब हल्का फुल्का लौटना शुरू हो गई है। वैसे तो कल CM सिंध ने कहा था कि इसको 3 से 6 माह चाहिए पानी को उतरने के लिए। खैर, लोग घरों को वापस जाने लगे हैं। जनूबी पंजाब और सिंध के जो मुतादिद अजला है, इसमें इंसानी बहरान है, और इससे जो अलमिया जन्म ले रहा है वो मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक भी इमदाद नहीं पहुँची है जी। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है लोग। मुतादिद अजला में कई दिनों से अभी पानी खड़ा है। आपने फुटेजेस देखी होंगी मुसलसल। इनफैक्ट हम इस हवाले से आपको अपडेट भी कर रहे हैं। वहाँ ज़िंदगी मौत से बदतर है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे बुरी चीज़ बेबसी है। और इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो बेबसी के आलम में अपने बच्चों को बिलखते देख रहे हैं जी। खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं, यही सूरत हाल है। सूरत हाल है, सख्त मसाइब का सामना करना पड़ा है। भूख और प्यास भी है, वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। डेंगू, मलेरिया जानलेवा साबित हो रहा है। जान बचाने वाली दवाएं नायाब हो चुकी हैं जी, और साथ साथ बच्चे भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जी खैबर पख्तूनख्वा में बात करें, जबकि बलोचिस्तान में खवातीन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रही हैं, जबकि सिंध में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार माएँ जो हैं बच्चों को दूध पिलाने से भी कासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा
में 25,000 हामिला खवातीन दोहरी अजियत से दो चार हैं। हिफ्ज़ान सेहत ना होने की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जिंदगियों को खतरात लाक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कह रहे हैं कि जो मुतासरा इलाके हैं उनमें 8 से 10 फीट पानी खड़ा है और इन इलाकों से पानी निकलने में 3 से 6 माह लगेंगे। ये तो मुतासरीन की सूरत हाल है, लेकिन ओवरऑल आइंदा आने वाले दिनों में भी पूरे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। फूड सिक्योरिटी जैसे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। आटे की कीमत बुलंदियों को छू रही है, 125 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है, जबकि माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में ज़राई अजनास की भी कमी का सामना करना पड़ेगा। तो इस दफा आटा जब खरीदा गया तो बहस भी हो गई कि क्या खुद से महंगा हो गया, तो उन्होंने कहा हो गया। तो ये हर चीज महंगी हो रही है। कम से कम इन इलाकों में प्राइसेस तो हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है बस सिर्फ सियासत हो रही है, हुकूमत कहीं नहीं है। इस वक्त हमारे 3 नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम साहब हैं, अब्दुल्ला हैं और हामिद साहब हैं। ज्वाइन करें हमें क्वेटा से, मुल्तान से और हैदराबाद से। हम इन तीनों अपने नुमाइंदगान को वेलकम करते हैं। और अकरम चूंकि क्वेटा में है और क्वेटा काफ़ी, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो आपको याद होगा हमने बड़ा रिपोर्ट किया था क्वेटा को लेकर। तो हम अकरम से ज़रा शुरू कर लेते हैं, उनसे क्वेटा की सूरत हाल ताज़ा तरीन पूछ लेते हैं। क्वेटा में अकरम, एक तो रिहेबिलिटेशन के हवाले से हमें बताइए, क्या ये सरगर्मियाँ कार्रवाइयाँ जारी हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जिससे आप हमें आगाह कर पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया इमरान। गुज़िश्ता दिनों से लेकर अब तक जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कोयटा समेत ओवरऑल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला का जो विजिट भी किया, सैलाब मुतासिरीन से उनकी दादरसी भी की। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी उनके हमरा थे, PDMA के हुकाम, ज़िली हुकाम भी उनके हमरा थे। लेकिन सूरत हाल ओवरऑल वही की वही है। आला हुकाम आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं। उनकी जो है जो इस हवाले से जो इकदाम करने के हवाले से कहा गया था कुछ भी नहीं हो रहा। हम जिस जगह पर गए खसूसन ओवरऑल कोयटा में, और जो बलूचिस्तान के हमारे नुमाइंदगान है जब वो भी रिपोर्ट करते रहे तो सबका यही कहना था कि इमदाद उन्हें नहीं मिल रही। आला हुकाम आते हैं, फोटो सेशन होता है, चले जाते हैं, लेकिन उनकी दादरसी कोई नहीं होती। कोयटा शहर की अगर मैं बात करूं, जहां हम डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स बना रहे हैं, जाके खुद अपना आंखों देखा हाल यहाँ पर बताते भी हैं, कोई इमदाद नहीं मिल रही है। हर जगह पर जूं की तू सूरत हाल है। लोगों के घर में नदम हो गए, उनके प्यारे उनसे बिछड़ गए, जो उन्होंने ओवरऑल अपनी पूरी ज़िंदगी के सरमाए में अपने मकानात जो बनाए थे वो बह चुके हैं, उनका सामान जा चुका है, लेकिन उनकी दादरसी करने वाला कोई नहीं। अगर ज़िली हुकाम से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमने मुतल्लिका अफसरान को दे दिया। मुतल्लिका अफसरान से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमने फलाने इलाके में जाकर इमदाद तकसीम कर दिया। लेकिन हम जब खुद अपने कैमरा लेकर जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ के मुतासिरीन से जब खुद बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें एक खेमा तक नहीं मिला। तो ये इमदाद कहाँ जा रही है? करोड़ों अरबों रुपए के हवाले से जो इमदाद की फरहमी के दावे किए जा रहे हैं, रोजाना अखबारात में 3 कॉलम 2 कॉलम 4 कॉलम खबरें लग रही हैं, सुर्खियां लगाई जा रही है, लेकिन वो इमदाद कोयटा शहर में नहीं मिल रही। ओवरऑल बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, सोबतपुर इस वक्त डूबा हुआ है, जाफराबाद डूबा हुआ है, लोग सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन इमदाद उन्हें नहीं मिल रही। हमारे नुमाइंदगान डेली बेसिस पर जो हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं, यानी जो आप कह रहे हैं कि शहरों की सूरत हाल मोहम्मद अकरम ये है कि यहाँ इमदाद नहीं पहुँच रही, तो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ क्या सूरत हाल होगी? हम आपसे मजीद अपडेट्स लेंगे, चूँकि हामिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मुल्तान की सूरत हाल का जायजा ले लेते हैं। हामिद चौधरी साहब, आप जरा बताइएगा मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से, वहाँ पे किस तरह के मसाइल हैं अब तक, और इमदाद और ये दीगर मामलात की क्या सिचुएशन है अभी तक? जी बिल्कुल अरमला, जनूबी पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब के 3 अजला बड़े थे जिनको जो है सैलाब ने बुरी तरह मुतासिर किया था, जिसमें तोसा है, इसके अलावा राजनपुर, डीजी खान, फाजिलपुर, ये 4 तहसीलें ऐसी थीं जहां बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सबसे ज़्यादा बात कर लें तो राजनपुर का तकरीबन 3.25 लाख एकड़ रकबा जो है वो ज़ेरे आब आया था। 23,000 घर जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, वहाँ रहने के काबिल नहीं है। पानी कहीं कहीं उतरना शुरू हो गया है ज़रूर, लेकिन वहाँ मुश्किल ये है कि राब्ता सड़कें जो हैं बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, राब्ता सड़कें नहीं हैं, जिसकी वजह से इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात हैं। इमदाद जहाँ पहुँचाई जा रही है वहाँ हेलीज के ज़रिए पहुँचाई जा रही है। जो डीजी खान के कमिश्नर हैं उनके मुताबिक उन्होंने 27 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए हैं जहाँ लोगों को लाया गया है, लेकिन बड़ी तादाद में अभी भी सैलाब मुतासरीन ऐसे हैं जो अपनी आप मदद आपके तहत या NGOs या जो समाजी कारकुन हैं वो मुखैर हजरात जो हैं लोगों को इमदाद पहुँचा रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से इतनी खास इमदाद नहीं पहुँचाई जा रही। इसी तरह अगर तोसा की बात करें तो तोसा का भी 3 लाख एकड़ रकबा जो है वो ज़ेरे आब आया था। तोसा की तमाम जो राब्ता सड़कें थी जो कोहे सुलेमान के साथ तोसा को टच करती थी, जब बाकी ज़िला को टच करती थी, वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। 1 या 2 शायद सड़कें ऐसी हैं जहां से राब्ता मुमकिन हो पा रहा है। इसी तरह मैं बताता चलूँ, अभी मुबारकी, चतरोटा और माड़ी ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक इमदाद नहीं पहुंची। अगर हेली के ज़रिए वहां इमदाद पहुंचाई भी जा रही है
तो वो जब सामान नीचे फेंकते हैं तो पत्थरों की वजह से फट जाती है, जिसकी वजह से मुतासरीन परेशान है। ना उनके पास खैमे हैं, ना खाने के लिए कुछ अशिया हैं। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि गंदम की बिजाई होनी है। गंदम की बिजाई इसलिए नहीं हो पा रही, ना वहाँ मशीनरी पहुँच सकती है, ना ही वहाँ कोई ऐसा राब्ता सड़कें हैं जहाँ से मशीनरी वहाँ पहुँचाई जाए, बीज पहुँचाया जाए। हाँ हामिद, ये जो जहाज से इमदाद नीचे फेंकने का मामला है, इसको मुसलसल रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी बहुत सारी फुटेजेस सोशल मीडिया पे भी वायरल है कि जो इमदाद ऊपर से गिराई जाती है वो नीचे आके किसी के काम की नहीं रहती है। इस पे अभी तक इंतजामिया को अकल नहीं आई कि ये काम नहीं करना, इस तरीके से इमदाद ज़ाय हो रही है। क्या अभी तक यही तरीका इख्तियार किए हुए इंतजामिया इमदाद ऊपर से फेंक रहे हैं? इमरान देखें, जो जनूबी पंजाब के ज़्यादा इजला हैं वो तो ज़्यादातर लोगों को बाहर ले, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो मैंने पहले भी बताया आपको, तोंसा के इलाके हैं, मुबारकी, माड़ी, चतरोटा, ये वो इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं जहां अभी तक इमदाद नहीं पहुंची। वहां जहाज़ों के जरिए, जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदाद तो फेंकी गई लेकिन वो ज़ाया हो गई। अब जो है वो लोग अभी भी ऐसे हैं जो बगैर किसी इमदाद के वहाँ बैठे हैं, ना उनके पास कोई छत है, ना खैमा है, ना अद्वियात हैं, क्योंकि बीमारियां जन्म ले रही हैं। जैसे बीमारियां भी जन्म ले रही हैं और लोग मुश्किलात का शिकार भी हैं। और दूसरी जानिब जब हम हुकूमती नुमाइंदगान करते हैं वो कहते हैं जी इमदाद तो हर जगह पहुंच रही है, आपको पता नहीं किसने कह दिया। अब आप हमारे नुमाइंदे जो ऑन ग्राउंड हैं, इन फील्ड हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में इमदाद अभी तक नहीं पहुंची। हैदराबाद की सूरत हाल भी जान लेते हैं, अब्दुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, हैदराबाद की क्या सूरत हाल है? कोयटा और मुल्तान के हवाले से तो बताया हमें। देखिए, हैदराबाद में जो सैलाब की सूरत हाल है वो क्योंकि हैदराबाद से दरिया सिंध गुजरता है, तो हैदराबाद के जो कच्चे के इलाके हैं या फिर जो दरिया सिंध के बन के साथ जो इलाके थे वो ज़ेरे आ गए थे, लेकिन उससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके मुकाबले में जो जिला जामशोरों का इलाका है, सेहन, जहाँ पर मंशा झील वाक़ है, वहाँ पर इसके साथ साथ बदीन, जुड्डो, नवाबशाह, सांगड़ और जो इसके अतराफ के इलाके हैं वहाँ पर सैलाब में बहुत ज्यादा तबाहकारियां मचाई हैं। अगर मंछर की सिर्फ बात की जाए तो मंछर में पानी की सतह तो कम हुई, लेकिन जब मंछर और उसके स्ट्रक्चर को बचाने के लिए वहाँ पर 5 कट लगाए गए, तो उसके बाद जो मंछर झील और MNV ड्रेन, इसी तरह जो दीगर बरसाती नालों का जो पानी है वो बहुत वसी रकबे पर फैला और इतना होगा वहाँ पर पानी था कि 8 से 10 फुट और कहीं पर जो है 12 फुट तक पानी था। इसी तरह जब आप बदीन की बात करते हैं तो बदीन में भी यही सूरत होती कि जब परान नदी में उधर शिगाफ पड़ा था, उसके बाद तकरीबन 50 किलोमीटर का जो इलाका है वो बहुत शदीद मुतासिर हुआ। इस तरह जिड्डो के अंदर जो परान नदी गुजरती है और LBOD है, वहाँ पर शिगाफ पड़े तो उसके बाद जिड्डो का भी बहुत वसी रकबा जो है मुतासिर हुआ। और अब तक जो जिड्डो के कई इलाके ऐसे जहाँ पर 8 से 10 फुट और कहीं पर 5 फुट तक पानी मौजूद है। इसी तरह जो नवाबशाह है वहाँ पर भी जो है LBOD और दीगर जो नहरें वहाँ पर शिगाफ पड़े तो नवाबशाह का भी बहुत बड़ा रकबा मुतासिर हुआ और अभी वहाँ पर बरसाती पानी मौजूद है। अगर आप इन रीजन की बात करेंगे, सिंध की बात, सिंध के अंदर जो सैलाब आया उसके बाद सूरत हाल बहुत ज्यादा तशवीशनाक है और खुद सरकारी हुकाम की एक रिपोर्ट है कि इस सैलाब ने जो है पूरे सिंध भर में 32 लाख एकड़ से ज्यादा जो ज़राई अराजी है उसको मुतासिर किया है। अब्दुल्ला, कहीं से ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि पानी उतरा हो या उतरना शुरू हुआ हो, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं अभी या अभी तक नहीं सूरत हाल हुई है? हाँ, देखिए, सिंध पे अभी इस वक्त जो है उनसे चल रहा है, लेकिन बतदरीज जो है इसमें पानी की सतह में कमी आ रही है। इससे कबल जो है आज से एक हफ्ते कबल तक जो है में जो है 6,22,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी का बहाव था, लेकिन इस वक्त जो है वो 5 लाख से ज्यादा पानी का बहाव हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा इसमें कमी वाक़ हुई है। उसके साथ साथ जो है पानी उतरना शुरू हुआ है। अच्छा। इस तरह जो सेवन में जो तख्त लगाए गए थे उसको जो पानी है दरिया सिंध में उसके साथ जाती है, सिर्फ के अंदर भी जो है पानी का दबाव कम हुआ है, वहाँ पर पानी की सतह बताते कम आ रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल जो ज्यादा खराब है वो बदीन की है, क्योंकि बदीन का 50 किलोमीटर का इलाका जो है वो शदीद मुतासिर है और जो वहाँ से गुजरने वाली फरान नदी और LBOD के जो शिगाफ है वो ताहाल पुल है। ठीक है, तो ये इस मौके पर जो अवामी नुमाइंदे कोई नजर आ रहे हैं आपको, ये सियासतदान हमारे लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं आपको, लोगों की दादरसी के लिए? क्योंकि फाइनेंशियली तो चले जो हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन एक दादरसी होती है, लोगों को सहारा मिलता है, मॉरल सपोर्ट होती है। नजर आ रहे हैं ये लोग आपको वहाँ बदीन वगैरह में? बदीन की बात की जाए तो वहाँ पर जो सूबाई वज़ीर है यूनिवर्सिटीज एंड जामियात इस्माइल राव साहब,
उनको रेन इमरजेंसी का जो है वो निगरान बनाया गया था। लेकिन इब्तदाई अय्याम में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब थे। और अभी हमारी मुकामी नुमाइंदे तो उनका वो कभी कभार नजर आते हैं। ठीक है, आप अब्दुल्ला हमारे साथ ही रहे। जरा मोहम्मद अकरम से भी जाते हैं, जो कोयटा में बता रहे थे कि इमदाद तो नहीं पहुंची। तो मोहम्मद अकरम साहब, ये कोयटा के अंदर अवामी नुमाइंदे कुछ नजर आते हैं जो चले इमदाद नहीं पहुंची, अब रिहेबिलिटेशन की जानिब जा रहे हैं, कुछ प्लानिंग के लिए, कुछ वैसे ही विजिट होता है, इस तरह के कोई नुमाइंदगान आपको नजर आए हुकूमती? अर्मिला, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अवामी नुमाइंदों ने हमारा ही जो साथ उन्हें चाहिए होता है, फोटो सेशन कराना होता है, कैमरे की आंख से दिखाना होता है। कहीं पर कुछ भी नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो मुख्तलिफ फलाही तंजीमें हैं जो इक्का दुक्का तरीके से लोगों को छोटे मोटे आटे के बैग देकर या इक्का दुक्का जो उनको राशन वगैरह तकसीम कर रहे हैं। इस हवाले से खाली वही NGOs कर रही हैं, कुछ फलाही तंजीमें कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदागान हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, वो ग्राउंड से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। हम जिस इलाके में भी गए हैं, चाहे वो नवाकिली है, चश्मा चौधरी है, बरूरी है, सरियाब का इलाका है, हन्ना उड़ा के, जिस जगह पर गए वहां पर पाक आर्मी, FC और पुलिस ने जो अगर उनकी इमदाद की है या फलाही अदारों ने की है तो वही की होगी। अवामी नुमाइंदों ने किसी तरह से उनकी कोई इमदाद नहीं की। घर गिरे थे लोगों के, बहुत सारे लोगों के घर गिर गए थे, उनको दोबारा से बनाना शुरू किया है वहां पे उन लोगों ने जहां पे पानी की सतह कम हुई है या पानी उतर गया, दोबारा शुरू हुआ है या अभी इस पोजीशन में नहीं है लोग? हाँ इमरान, बिल्कुल ऐसा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो इंतहाई गरीब थे, वो तो अब तक नहीं बना सके। लेकिन नवाकिली, मलिक टाउन का इलाका, किली नासरान का इलाका, जहाँ पर लोग कुछ लोग ऐसे थे जो शरी तौर पर बेहतर थे या उन्होंने अपने तौर पर किसी न किसी तरह से अपने मकानात को बनाना शुरू किया, वो भी इस तरह से जो उनकी बुनियादें मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी हैं, वो तो बाकायदा उसी मलबे के साथ ही बैठे हुए हैं। सुबह आते शाम को चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बनाना शुरू कर दिया अपनी आपके तहत शुरू। कुछ ऐसी रिपोर्ट खुदा न खास्ता कोयटा के हवाले से तो नहीं है कि वहाँ पे कोई मरज फूट रही हो, कुछ बीमारियां खड़े पानी की वजह से, मलेरिया, डेंगू की हम अक्सर बात करें पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में, यहाँ के हवाले से क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर डेंगू के तो असरात बहुत कम है, क्योंकि कोयटा बलूचिस्तान जो है, खसूसन कोयटा शहर जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पानी उन्हीं दिनों में बैठ गया था, चला गया था, नदी नालों में नशेबी इलाकों से उतर गया था। लेकिन जो यहाँ पर डेंगू के हवाले से है वो गवादर, मकरान, इन इलाकों में बाकायदा जो है रिपोर्ट्स हो रहे हैं, डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी बाकायदा तौर पर गवादर में, जो मकरान में जो है लोग जो है यहाँ इसके सामने आए थे। लेकिन जो कोयटा शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से शुक्र है कि कोई नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ हामिद चौधरी से भी हम क्विकली एंड में पूछ लेते हैं, सिंध और दीगर इलाकों के जुनूबी उसके हवाले से बताएंगे। अच्छा बताइएगा हामिद, क्या सूरत हाल है वबाई अमराज को लेकर? अब चूंकि पानी भी खड़ा है, उन इलाकों में ऐसे खदशात भी होते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, क्या सूरत हाल है? अर्मला, अगर वबाई अमराज की बात करें तो पानी मौजूद है, क्योंकि पानी खड़ा है बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में इलाके जो हैं अभी भी डूबे हुए हैं। तकरीबन बताया जा रहा है 250 के करीब मुआवजात हैं जो बिल्कुल डूबे हुए हैं। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हुआ है, लेकिन ज़िले इंतजामिया, ये पंजाब गवर्नमेंट या वफाक की बात कर लें तो उनकी कारकर्दगी कैसी है, इमदाद कैसे पहुँचाई जा रही है? 23,000 घर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ DG खान डिवीज़न में जो है वो गिरे हैं। उसके लिए जो लोग हैं जिनको मच्छरदानी चाहिए थी, सिर्फ 2000 मच्छरदानियाँ जो हैं वो फराम की गई हैं। आप देख लें 23,000 घर और सिर्फ 2000 मच्छरदानियाँ दी गई हैं। इससे डेंगू भी फैलेगा, बाकी अमराज भी फैलेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो 12 अमवात हुई थी उनको 10 लाख रुपए दे दिया गया। घर बनाने की बात तो बहुत दूर की है, लोगों में अभी तक रास्ते नहीं है, जमीनी कटाव है, रास्ते खत्म हो चुके हैं, लोग वहाँ अपने घरों तक नहीं पहुँच सकते। तो हमें ऐसा तो नहीं है कि घरों के हुकूमत पंजाब की बात होगी वो मच्छर से कि आपने सिर्फ उस तरफ जाना है जहाँ पे हमने मच्छरदानियाँ दी हैं, ऐसा तो नहीं है। लाइटर हैंड हुकूमत पंजाब कर क्या रही है? साउथ पंजाब में लगता तो ऐसा ही है। टाइम हमारा खत्म हो गया। हामिद और अकरम भाई एंड अब्दुल्ला शेख, आप तीनों हमारे नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुबह आपने हमें आगाह किया और तफसीली बता के इलाकों में क्या सूरत हाल है। ये सिर्फ 3 जगहों से हमने हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन ओवरऑल हम आपको आगाह किए जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल अच्छी नहीं है। कुछ जगहों पर तो दोबारा अंदरून सिंध के अंदर कल भी हमने जिक्र किया था, बारिशें शुरू हो गई, हालात और ख़राब हो गए। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्की तारीख के सबसे बड़े सैलाब की बात कर रहे हैं और एक बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हम लोग घरों में अपने दफातर में बैठे अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये कैटास्ट्रॉफी किस हद तक बड़ी है और लोगों पे क्या गुजरी है। 3 करोड़ से ज़ायद, तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद के हवाले से, जो कि मुल्क के 1/3 हिस्से से ज़्यादा बनते हैं,
पानी में डूबे हुए हैं, लोगों के घर मुनहदम हो चुके हैं और ये हंसते बसते खुशहाल लोग, बेहतरीन आपके हमारी तरह ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, सिर्फ गरीब गुरबा नहीं है। देखने में जो मामला सबसे ज़्यादा संगीन हो रहा है वो प्रेगनेंट ख़वातीन का है। कई ख़वातीन मौत के मुँह में चली गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो सैलाब ज़दगान है इनमें 6.5 लाख ख़वातीन इस वक्त प्रेगनेंट हैं और इसके बाद जो बच्चे की निगहदाश्त है इसके लिए मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है, उनकी डिलीवरी के लिए मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। इस दुख और कर्ब को जब तक समझा नहीं जाएगा ये मामला हल नहीं होगा। हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ हुकूमत पंजाब ने टूवर्ड्स सिंध एक अच्छा खैर सगाली का जज्बा दिखाया। डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और अद्वियात इमदादी सामान पर मुश्तमिल एक रिलीफ मिशन जज्बे खैर सगाली के तहत बलोचिस्तान और सिंध भेजा गया। इसमें कुछ तकरीबन 7 बल्कि 9 ट्रक तकरीबन भेजे गए जिसमें अद्वियात थी, मुख्तलिफ डॉक्टर्स थे और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही डॉक्टर जो कि इस मिशन का हिस्सा थी। उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, इसी हवाले से हमने डॉक्टर वजिया रिजवान साहिबा से बात की। डॉक्टर वजिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वजिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। डॉक्टर वजिया, ऑब्वियसली हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, तबाही को देख रहे हैं, वो मनाजिर शायद यहाँ टीवी स्क्रीन पर उस तरह से वाजे नहीं है। आप चूँकि आंखों देखा हाल आपने वहाँ पे सिचुएशन देखी है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हमारी 2 टीम्स गई थी। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की। हमें जब गवर्नमेंट ने कहा तो हमारे वीसी साहब ने कहा कि हम बच्चों को तो क्वालिटी केयर दे सकते हैं लेकिन ओवरऑल एक अच्छा इम्पैक्टफुल तब होगा जब हमारे साथ एडल्ट के भी, बड़ों को देखने वाले भी और वो जाएंगे। तो वो एक टीम इसलिए बहुत बिकेम अ बिग टीम क्योंकि हम 20 लोग थे, उसमें 6 पीडियाट्रिशियंस थे और उसमें ये मतलब फीमेल्स भी थी, नर्सेज भी हमारे साथ थी और वो एक बड़ी टीम थी जो हमने उस पूरे एरिया में, उसकी बड़ी टीम होने की वजह से हमने पूरे एरिया का एक हिसाब लगा लिया कि इधर क्या बीमारियां हैं और क्या होंगी। उसके बाद डीजी हेल्थ से जो हमारी थी ऑब्जर्वेशंस थी वो उनके स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी से भी हमने शेयर की और डीजी हेल्थ सिंध से भी। तो जो हमने पॉइंट आउट किया चीज़ें कुछ उनके जहन में भी थी और जो प्लान थे उन्होंने कहा कि इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे। सबसे ज़्यादा मसला तो वहाँ पे जो था कि सबसे पहले जब हम गए तो अगर उन्हें लगे ना कि लोग आए हैं तो उनको लगता है कि ये खाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले जब हम गए ना तो हमने कहा हम मेडिसिन लेके आए हैं, हम डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें दुआ नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें खाना दो, दवाई नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि काश हम कोई ऐसी मेडिसिन साथ लेके आए होते जिससे ना भूख मिट सकती। लेकिन फिर मैंने अपनी टीम को बताया कि यहाँ हमारे पास खाना भी था लेकिन हमने कहा हम खाने की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, हम फोकस रहेंगे। थोड़ी देर में, आधे घंटे में जब हमारी टीम फिरती रही तो उन्हें समझ आ गई कि अब ये मेडिसिन हैं, मेडिसिन ही देंगे। तो बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आना शुरू हो गए जो मेडिसिन देखने के लिए था। सबसे बड़ा मसला ये था कि वहाँ पे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो धूप की वजह से बच्चों की स्किन जली हुई थी, सन बर्न्स थे उन्हें। अभी एक बच्चे की पिक्चर वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, अगर आप उसको देखें वो लाल उसकी स्किन जली हुई है। मतलब जिसको हम उम्मीद कह रहे हैं, हमारी उम्मीद भी जो है ना वो थोड़ी सी जली हुई सी नज़र आ रही है। तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके स्किन बर्न्स थे और धूप की वजह से उनमें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जो क्योंकि पानी गंदा है, गंदे पानी की वजह से, गंदे पानी को पीने की वजह से हर एक को मतलब मोशंस लगे हुए हैं, बहाने लगे हुए हैं, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे उल्टियाँ बहाने। मतलब बीइंग अ डॉक्टर ऑफ लाहौर मैंने उनको कहा, मैंने उन फीमेल को देखा तो बच्ची को मुझे टाइफाइड लग रहा था, वो बिल्कुल बेसुध लेटी हुई थी। अच्छा, अब डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन के ऊपर पसीना आ रहा है और पानी पीने के लिए नहीं। मैंने उससे कहा पानी आपने ORS मैंने दिया तो मैंने कहा इसको तुमने ना बॉयल मतलब पानी उबाल के कर लो। उसने कहा कैसे उबालूं, मतलब आग तो है नहीं मेरे पास तो मैं कैसे उबालूं। तो उसने कहा जब पानी उधर आ रहा होता है ठीक है, नहीं तो ये जो पीछे नदी थी कहती है कई बार हमें मजबूर होकर वहाँ से पानी जो है ना लेना पड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि हम कैसे डायरिया को ठीक करेंगे जब हमारे पास साफ पीने के लिए पानी नहीं है, जब हमारे पास वॉशरूम्स नहीं है। मतलब वहाँ पे मोशंस थे, मच्छर बहुत थे, मच्छर की वजह से मलेरिया होगा, डेंगू होने का खदशा होता है। डॉक्टर वजिया, चूँकि हमारे पास टाइम ऑब्वियसली कम है, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप बताइए कि इन इलाकों में जो ज़रूरत है बेसिकली जो वॉलंटियर कर सकते हैं लोग, यहाँ से जो लोग इमदाद दे रहे हैं वो क्या करें? सबसे पहले तो मुझे लगता है वहाँ पे वॉशरूम्स इंस्टॉल करवाएं, जो पोर्टेबल वॉशरूम्स होते हैं वो इंस्टॉल करवाएं। वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़मीनों पे लेटी नहीं है। मैं 2 इलाकों में गई थी, एक इलाका पहले अफेक्ट जो लोग हुए थे उनको वो स्कूल था, उसमें तो हर एक को जगह मिल गई थी, 2 वक्त का खाना भी मिलता था, उनके हालात ठीक थे। लेकिन जो 7 लाल बाग का इलाका था वहाँ से बाद में लोग डिस्प्लेस होके आए थे, उनके पास सिर्फ एक चादर जो आपकी बेडशीट होती है वो उनका घर था, सर पे छत नहीं थी और उसके ऊपर वो प्रेग्नेंट औरतें लेटी हुई थी और मुझे लगता था ये जिंदा है, मतलब ये हिल रही हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी
हमने अभी तक अपनी टीम्स में साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया। आप उनके मेंटल ट्रॉमा को समझें, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आए, गायनाकोलॉजिस्ट वॉलंटियर करें। सबसे पहले वॉशरूम, एक औरत थी उसने 4 दिन पहले बच्चा पैदा किया था, मैंने कहा तुम अपनी केयर कैसे करती हो, मतलब पीरियड्स भी होते होंगे, उनके पास कोई कुछ नहीं था, उनकी सैनिटेशन का कुछ नहीं है। किसी बच्चे के पास वहाँ चले पैम्पर तो हो भी नहीं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था कि हम हम कैसे रोकेंगे। वहाँ पे आप पोर्टेबल वॉशरूम इंस्टॉल करें, वहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं थी, वहाँ पे सारा गंद जो फेंकेंगे वो लोग तो उधर ही फेंकेंगे। वहाँ पे डस्टबिन इंस्टॉल्स करें, साफ पानी को, उसी माहौल में रहना है, तो आप बीमारी से कैसे कर लेंगे। ये तो कुछ नहीं है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। हम किस तरह से रोकेंगे जब हमारे पास सफाई नहीं है, साफ पानी नहीं है, हमारे पास हाइजीन केयर नहीं है, और मतलब क्या खुराक दे के, या वो एक शॉर्ट टर्म हमारा लॉन्ग टर्म जो है ना प्लान जाना चाहिए। We just got 50 more seconds. Anything you like to say? I have no question to ask. जिस तरह बात आप सूरत हाल बता रही हैं। बस मैं कहूँगी कि घरों में बैठ के हमें लगता है हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मगन होते हैं, तो अपने काम है, लेकिन 1 मिनट लगता है जो सब आपके पास है ना वो छिन सकता है। कब्र में सिर्फ वो जाएगा जो दे जाएंगे। अल्लाह ताला के साथ तिजारत करें, उन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आज हुआ वो फ्लैशबैक्स आते हैं, वो बाप याद आते हैं जो आपके पाँव पकड़ते हैं, वो माएँ याद आती हैं जिनकी आंखें रो रही हैं, उनके सपाट चेहरे हैं जो एक ना उनकी आंखों में राह तकती आंखें हैं जो हम सबकी राह तक रही हैं, तो वो बस उनको मायूस करेंगे तो अल्लाह को मायूस करेंगे। और चाहिए क्या, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और पानी पीने के लिए नहीं है 3 करोड़ लोगों के पास, जो कि हमारे आप जैसे थे सिर्फ आज से 10 दिन पहले। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, एंड एज यू सेड इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जो असल में सूरत हाल है, इनकी तो 2 आंखें देख सकती हैं। अगर आप वहाँ पे उसकी हियत की, उसके हुजम की बात करें तो ये बहुत बड़ा है, तो शायद ये अनडिस्क्राइबेबल है, हम बयान नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये मसला है। तो प्लीज़ अपने आप को वॉलंटियर करें, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं ख़ासतौर पे, और सिंध में बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी शहरी बड़े खुले दिल के लोग हैं। हुकूमत से हमें गिले अपनी जगह, उसको भूल के इस वक्त हम जो भी कर सकते हैं हम आपको हाईलाइट करते रहेंगे जो इशूज़ हैं वहाँ पर। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक एक्सप्रेस। अब आपको थोड़ा स्काई डाइविंग के हवाले से बताते हैं। भाई हमने डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमने बात की है, लेकिन आई थिंक स्काई डाइविंग पे कभी बात नहीं कभी भी नहीं की। आज फॉर द फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं। एक वीडियो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। इसमें 200 अफराद, 200 स्काई डाइवर्स शिकागो के अंदर एक आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हैं, मुख्तलिफ इसमें वो मूव्स करते नजर आते हैं हमें। इन द एयर आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट टर्म इज फॉर दिस, वो हम पूछ लेंगे। तो ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वायरल जब हमने देखी, हमें इसके अंदर जो उनकी फॉर्मेशन थी वो इतने मज़े की लगी। हमने कहा भाई इसके बारे में जानते ही हैं क्या, तो हमने सोचा कि हम किसी एक्सपर्ट स्काई डाइवर से बात करते हैं। तो हमने पाकिस्तान के सबसे कम उम्र स्काई डाइवर सैयद इमाद हाशमी को अपने पास बुला लिया, जो कि सिविलियन लाइसेंस होल्डर्स में से ही इज़ द सेकेंड वन एंड द यंगेस्ट वन ऑब्वियसली, जिनके पास ये लाइसेंस मौजूद है कि वो स्काई डाइविंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान में सिविलियन यानी कि मेरे और आप जैसे लोगों में सिर्फ 2 लोग हैं जो ये कर सकते हैं, दैन आर्मी के लोग तो ये करते ही रहते हैं। खैर कैसा खेल है, कैसे खेला जाता है और कितना खतरा इन्वॉल्व है, सब इमाद से जानते हैं। बिल्कुल, बहुत थ्रिलिंग। और जब हम ऑफ एयर इमाद से बात कर रहे थे तो मुझे लिटरली कुछ हो रहा था। दोबारा फैसला हमने किया कि हम कभी नहीं करेंगे। हमने इमाद को सुन के फैसला किया। इमाद हमारे साथ मौजूद है। इमाद वेलकम टू एक्सप्रेसो। थैंक यू सो मच। इमाद सबसे पहले तो अपने शौक का बताएं, कैसे हुआ ये शौक आपको और क्यों हुआ? अच्छा, मैं थ्रू आउट द लाइफ डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहा। मैंने स्विमिंग की, कराटे की, शूटिंग की, थ्रू आउट बचपन से मैं रहा। तो अब आई वॉज एट दैट पॉइंट जहाँ पे मुझे था कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स करना है जो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हर तरह से चैलेंजिंग हो। तो फिर आई थॉट ऑफ स्काई डाइविंग एंड आई वेंट फॉर इट। ओके, और आपको लगा कि ये वही खेल है जो आपको चाहिए था? यस, क्योंकि आप देखें कि प्रैक्टिकली इसके अलावा और कोई स्पोर्ट्स है नहीं जिसके अंदर इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं व्हाट स्काई डाइविंग, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है ना। स्काई डाइविंग बेसिकली इज व्हेन यू जंप आउट ऑफ अ प्लेन और समथिंग जो कि बहुत ऊंची हाइट पे है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर वो क्लिफ से जंप करते हैं तो दैट्स स्काई डाइविंग। दैट्स नॉट स्काई डाइविंग, दैट्स बेस जंपिंग। और स्काई डाइविंग के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। आप विंग सूट फ्लाई कर सकते हैं, आप उसके बाद कैनोपी स्टंट्स होते हैं, आप फ्री फ्लाई कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ फिर आगे स्काई डाइविंग की सब डिविजन आ जाती हैं। बट मेनली स्काई डाइविंग इज़ कि व्हेन अ प्लेन गोज टू 13,000 या 15,000 फीट और आप उस प्लेन में से जंप करेंगे, या हेलीकॉप्टर हो, हॉट एयर बैलून हो। ठीक है। और आपने सबसे यंग ये लाइसेंस लिया ऑब्वियसली, और पाकिस्तान के अंदर स्काई डाइविंग उस तरह से नहीं होती है। सो अपने इस लाइसेंस किस तरह से लोग ले सकते हैं, और इतनी यंग एज में आपने कितना इसमें ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें कितनी? अच्छा, लाइसेंस का जो प्रोसीजर है इट्स नॉट क्वाइट सिंपल। आपको यू हैव टू गो टू डिफरेंट स्टेजेस लाइसेंस लेने के लिए।
अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग पार्ट, इसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मैथ, फिज़िक्स, इस तरह के टेस्ट होते हैं विच यू हैव टू गिव टू योर इंस्ट्रक्टर। और उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो कि यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन लेती है, यू हैव टू क्लियर दैट। साइकोलॉजिकल जो एवेल्यूएशन होती है वो आपके इंस्ट्रक्टर्स और उस ड्रॉप जोन पे मौजूद जो कोई भी साइकोलॉजिस्ट होता है वो सारा करता है। एंड वंस यूर क्लियर्ड फ्रॉम दैट पार्ट, फिर आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसके अंदर आपको वो अभी ज़मीन पे सिखाना शुरू करते हैं कि ऊपर पैनिक नहीं करना, ये नहीं करना। दैट्स स्टिल आपको वो मेंटली ट्रेन कर रहे हैं कि काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशन होने वाली है, तो यू जस्ट डोंट पैनिक। और उसके बाद फर्स्ट स्टेज आती है AFF, जिसको हम एक्सेलरेटेड फ्री फॉल कोर्स कहते हैं। उसके अंदर 7 जंप्स होती हैं, जो कि जिसमें से 3 आप इंस्ट्रक्टर के साथ करते हैं, 2 इंस्ट्रक्टर्स के साथ, और उसके बाद जो बाकी होती हैं उसके अंदर 1 इंस्ट्रक्टर आपके साथ होता है। तो उसके अंदर बेसिकली वो आपको सिखाते ही हैं कि आपने फ्री फॉल के अंदर स्टेबल कैसे होना है। यूजुअली क्या होता है कि जब नया स्टूडेंट जाता है वो स्पिन करना शुरू कर देता है हवा के अंदर, और वो जब स्पिन होता है तो वो पैनिक करता है, और पैनिक सिचुएशन के अंदर वो अपना पैराशूट खोलना भूल जाता है, क्योंकि वो आप एक इमेजिन करें ना, आप गिर रहे हैं और आप घूमना शुरू और आप घूमना शुरू हो जाए तो आप पैराशूट खोलना भूल जाए। अबाउट योर फर्स्ट जंप। My first jump was pretty easy, क्योंकि मैंने टेंडम किया हुआ था पहले, तो आई वाज लाइक अगर 2 इंस्ट्रक्टर्स ने पकड़ा हुआ था तो मैं स्टेबल आ रहा था और राइट ऑल्टीट्यूड पे मैंने पैराशूट खोला, फेयर इनफ। हाउएवर जब लैंडिंग की बारी आई तो मुझे आइडिया नहीं था कि ज़मीन पे इम्पैक्ट कितनी ज़ोर का होता है, तो आई स्प्रेन्ड माय नी और एंकल, तो आई वाज ऑन बेड फॉर 4 days। नो वे। बट दैट्स फ्रॉम वेयर आई लर्न के नहीं, आखिरी वक्त तक आपका होशो हवास में होना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ओपनिंग। तो अच्छा इमाद, पाकिस्तान में तो स्काई डाइविंग नहीं होती है, तो इंटरनेशनली इसके स्टैंडर्ड्स बड़े डिफरेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पूछा वो कितना ख़तरनाक होता है, ये ऑब्वियसली सोच के ही हो रहा है, लेकिन स्टिल अच्छा खतरनाक ये वाकई है। आई मीन इट्स नॉट ईजी और इसके अंदर रिस्क एट एवरी जंप इंक्लूडेड है, क्योंकि देखें फ्रॉम एग्जिटिंग द प्लेन टू ओपनिंग द पैराशूट टू द लैंडिंग, किसी भी जगह पे कोई भी मेल फंक्शन हो सकता है। आप इमेजिन करें कि आपका पैराशूट सही नहीं खुला, तो यू हैव जो ये लास्ट मिनट हमारा आखिर में हमें ये बताइए, जो लोग करना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं, शौक के लिए करना चाहते हैं, एनी टिप्स दैट यू वांट टू दिल बड़ा रखे। I thought you'll say ना करें। नहीं करें, जरूर करें। It's an amazing sports, but दिल बड़ा रखें। दिल बड़ा रखें। वही बेलाग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बी सेफ। ये बहुत थ्रिलिंग, बहुत एक्साइटिंग खेल है, और उनकी माँ की मदर भी आई थी और हम हैरान हो रहे थे कि अम्मा के सामने बैठ के ये इतनी खतरनाक स्पोर्ट की बातें कर रहे हैं, बट आई अप्रिशिएट हर एज वेल कि वो अपने बेटे को इतनी इनकरेज कर रही हैं कि उस तरह का सपोर्ट। पाकिस्तान में भी ऐसे स्पोर्ट्स को लाना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं है, हमें बाहर जाना पड़ता है, इन लोगों को ट्रेनिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ आए, बजाय इसके कि अपना टाइम वेस्ट करें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच इमाद फॉर बीइंग विद अस। आपको हमने स्काई डाइविंग के बारे में बताया। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब दिखाते हैं आपको सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें आपको लेकर जाएंगे आर्मी म्यूजियम में, और जंग सितंबर के हवाले से यहाँ पे मौजूद एक गैलरी है, उसकी सैर कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में 1965 की वॉल गैलरी के सामने मौजूद हूँ। 1965 की जंग कश्मीर पर भारत के कब्ज़े के बाद शुरू की गई थी। इस गैलरी में 4 सेक्टर्स बनाए गए हैं, तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो 4 सेक्टर्स कौन से हैं जिन पर 1965 की जंग लड़ी गई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी, बिल्कुल ठीक। आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, आज हमारे साथ 1965 के जंग के बारे में डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं आफ्ताब चौधरी साहब, जो हमें 1965 का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। आफ्ताब साहब, जैसे ही इस गैलरी में एंटर होते हैं तो हमारी नज़र यहाँ पर 4 मुख्तलिफ सेक्टर्स पे पड़ती है। जो इस वक्त हमारे पीछे है ये लाहौर सेक्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। लाहौर सेक्टर एक्चुअली पहला अटैक जो हिंदुस्तान ने किया था, अच्छा, वो लाहौर पे किया था। अच्छा। और लाहौर पे जब इन्होंने अटैक किया, ये रात को अटैक किया और ये करके शालीमार गार्डन तक पहुंच गए।
और जब वहाँ तक पहुँचे तो आगे से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। अच्छा। तो इन्होंने समझा कि ये पाकिस्तानियों ने कोई ट्रैप रखा हुआ है कि खामोशी से बैठे हुए हैं और हम कोई ट्रैप कर रहे हैं। फिर ये वापस चले गए। अच्छा। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा प्रॉपर जंग शुरू की। अच्छा सर, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें BRB नहर की एक तस्वीर नज़र आ रही है जिस पे पाक फ़ौज का सिपाही जो है, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पास कुछ खूबसूरत से बच्चे मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ, आप म्यूज़ियम में क्या देखने आए हो? मम्मी। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लग रही है? गन। गन्स अच्छी लग रही हैं? कौन सी गन? मुझे इधर आओ, इधर आके बताओ कि यहाँ पे बहुत सारी गन्स हैं, तो आपको सबसे अच्छी गन कौन सी लग रही है? छोटी वाली। छोटी वाली जो हाथ में पकड़ सको। तो गन चलाने का शौक है? चलें जी, यहाँ पे खूबसूरत बच्चे हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि फैमिलीज़ को अपने बच्चों को इस तरह से इन जगहों पर लेकर आना चाहिए ताकि इन बच्चों को पता चले कि जो हमारी पाक फ़ौज है उनकी क्या क्या कुर्बानियाँ हैं और ये जो मुल्क है जिसमें आज ये बच्चे आज़ादी से घूम रहे हैं वो मुल्क हासिल कैसे हुआ। अच्छा सर, यहाँ पर एक मुझे वायरलेस नज़र आ रहा है जिसके थ्रू आई थिंक ये लोग कम्युनिकेट किया करते थे। ये उस ज़माने में जो था ये इन्होंने लगाए हुए थे डिफरेंट बंकर्स के अंदर, तो उधर से तारे उन्होंने फैलाई होती। वायरलेस नहीं था, ये एक्चुअली टेलीफोन कॉल करते। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, इससे अगर हम थोड़ा सा आगे ये वाले जो चीज़ें ये वायरलेस हैं, ये वायरलेस हैं और वो टेलीफोन ये उस ज़माने में ये एक्चुअली World War II भी बचे हुए थे जो ये इस्तेमाल करते थे। अच्छा। अब तो बिल्कुल सब कुछ बदल गया। अच्छा सर, यहाँ पर फ्रेम में एक हिलाले जुर्रत जो है उसका मेडल रखा हुआ है और ये ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी साहब जो थे उनको ये दिया गया था, लेकिन उनकी फैमिली ने इस म्यूज़ियम को ये अतिया कर दिया और ये रियल मेडल यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। हिलाले जुर्रत ये इनकी फैमिली की बड़ी ज़रा नवाजी है कि उन्होंने ये इस म्यूज़ियम के लिए दे दिया जो कि अगली नस्लें भी देख सकती हैं और उनको याद रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से थोड़ा सा अगर हम आगे आए तो एक ये बहुत बड़ा शोकेस है जिसमें 1965 की जंग में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स मौजूद हैं। इनके बारे में बताएं हमें। ये वेपन्स एक्चुअली रेमिनेंट्स ऑफ World War II हैं। अच्छा। इनकी रेंज वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती थी, थोड़ी दूर आप देख रही हैं कि ये आगे उन्होंने एक वो लगाया हुआ है चाकू सा। बिल्कुल। उस ज़माने में जो नज़दीक से फायरिंग करके और सीधा पेट में मार। ठीक है। अब ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, वैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हर किसी के सामने उसका नाम भी लिखे और उसकी रेंज भी बताई गई है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि वो देखें रेंज बहुत कम रेंज। US राइफल M1, उसके बाद सेल्फ लोडिंग राइफल। ठीक है। तो ये नीचे जो मैगजीन लगे हैं वो सेल्फ लोडिंग हुआ करते और दूसरी में खुद वो ऊपर से डाल के वो गोली फायर करके फिर निकाल के दो। अच्छा, अब हम पहुंच चुके हैं खेमकरन सेक्टर में। खेमकरन सेक्टर में जब जंग ख़त्म हो गई थी। अच्छा। तो खेमकरन सेक्टर हमने फतह कर दिया हुआ। अच्छा। तो मैं अपने चंद दोस्तों के साथ मैं खेमकरन गया, मैंने वहाँ पे तस्वीरें भी खींची। तो खेमकरन का जो रेलवे स्टेशन था वो बिल्कुल ख़त्म होने पर तस्वीरें तबाह हो चुका था, तबाह निकारा हो गए थे। तो सख्त बदबू आ रही थी क्योंकि लाशें जो थी उसके अंदर पड़ी हुई। तो मैंने अपना नाक और मैंने पहली दफ़ा इस सिख को इतनी करीब से मरे हुए को देखा। क्या उस वक्त कैफियत क्या थी आपकी? मुझे सख्त खौफ आया। मैं फिर टैंक से जंप मार के नीचे उतर आया। अच्छा सर, खेमकरन जो है ये पाकिस्तान का तो कोई शहर नहीं है, कोई इलाका नहीं है? ये कसूर के पास इंडिया का इलाका जो कि हमारी फौज ने फतह कर दिया था। खेमकरन सेक्टर से आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक जीप है सर। जीप के ऊपर 2 भारतीय फौजी बैठे हैं और यूँ मालूम होता है कि पाकिस्तान फ़ौज के सिपाहियों ने जो है इस जीप को और फौजियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और ये वही जीप है जो 1965 की जंग में इस्तेमाल की गई थी, जो अब पाकिस्तान के पास बतौर वॉर ट्रॉफी है। और इस जीप पर इंडिया का जो झंडा है उसको भी उल्टा करके लगाया गया है, जिसकी ये निशानदही है
कि ये जीप अब पाकिस्तान के कब्जे में। अच्छा सर, अब सियालकोट सेक्टर है तो हमें सियालकोट सेक्टर है तो हमारे पास राजस्थान सेक्टर है और यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल भी मौजूद है। इसके बारे में बताएं कि राजस्थान के लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी थी, क्या बहादुरी थी उनकी 1965 की जंग के हवाले से। ये बड़े जंगजू लोग हैं और ये सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया हमेशा ये चाहता था कि यहाँ से पाकिस्तान की जो सप्लाई लाइन है कराची के साथ वो कट जाए। अच्छा, इसलिए ये वाला सेक्टर जो है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट सेक्टर है। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं वो बड़े जंगजू और मुहब्बे वतन है। बिल्कुल सर, अब अगर हम इस मॉडल को देखें, ये जो हुर मुजाहिदीन थे ये बड़े बेमिसाल और ताकतवर और इनकी शक्ल से लग रहा है इनके दहशत है, इनकी शक्ल में दहशत है, इनकी आंखों पे दहशत है और वो जज्बा है कि हमने इस वतन को जो है बचा के रखना है, दुश्मन की आंख इस पे नहीं पड़ने देनी। इस जंग में ना सिर्फ पाक आर्मी ने बल्कि एयरफोर्स और पाक नेवी जो है उसने भी बहुत काम किया, बहुत लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए और यहाँ पर हमें कुछ तस्वीर भी मिलती हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि ना सिर्फ पाक आर्मी बल्कि एयरफोर्स और नेवी के जवानों ने भी किस तरह से जुर्रतमंदी के साथ दुश्मन का डट कर मुकाबला किया था। और यहाँ पर कुछ मैप भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ख़त है जो पाक नेवी को मौसूल हुआ था और मिशन एकम्प्लिश होने के बाद जो उन लोगों ने लेटर जारी किया था यहाँ पर वो भी मौजूद है। अब ये जो केस है यहाँ पर वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं जो 1965 की जंग में इस्तेमाल हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं मॉस्किटो नेट है, ब्लैंकेट है, कैप है, उसके बाद कोट हैं और ये मुख्तलिफ हथियार और बैग्स हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। तो सर 1965 की जंग में मुसलमानों का जज्बा क्या था? बहुत उन्होंने तो पहली जंग हुई थी कि और बहुत मुहब्बे वतन थे और अब आजकल लोगों में वो जज्बा नहीं रहा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने आंखों देखा हाल हमारे नाजरीन को बताया 1965 की जंग का। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। नाजरीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। इस सेगमेंट में हमने आपको 1965 की जंग के बारे में बताया। जिस गैलरी में मैं मौजूद हूँ ये 1965 की जंग की अक्कासी करती है। यहाँ पर मौजूद हथियार, यहाँ पर मौजूद दीगर चीज़ें ये बताती हैं कि किस तरह जवामर्दी से हमारे सिपाहियों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और दुश्मन को मुँह की खाना पड़ी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए और अब बारी है हमारे सेगमेंट उम्मीद पाकिस्तान की, जिसमें वकार अहमद मलिक बात करें को पैमान नाइला कयानी से। क्या बात करें, देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान और बात करेंगे एक ऐसी गेस्ट से जो पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने गैशप रूम 2 किया, जो पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने गैशप रूम 1 किया, जो दूसरी पाकिस्तानी है थोड़ा सा वक्त के हवाले से 1 घंटे के ताख़ीर के हवाले से ये दूसरी पाकिस्तानी है जिन्होंने K2 किया, पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने 3 8000ers कर लिए हैं। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि नाइला कयानी है। नाइला कयानी से हमने एक सेगमेंट में बात की थी गैशप रूम 1 और गैशप रूम 2 पे और आज हम उनसे बात करेंगे K2 पे। नाइला, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पहला यानी मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो K2 है और जो नांगा पर्वत है, ये इस तरह के कुछ पहाड़ है जिन्होंने बड़ा रुलाया है दुनिया को। और नांगा पर्वत की अगर आप देखें पूरी तारीख और 1953 में जाके सर होता है और हरमन बोल ने जिस तरह वो किया है और हेलीकॉप्टर और ये पूरे बहुत बड़े बड़े करैक्टर्स हैं, बड़ी दुनिया ने जाने गंवाई हैं K2 पे भी और नांगा पर्वत पे भी। और फिर और आपने K2 किया, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको। तो आपके जहन में आपने गैशप रूम उससे पहले G2 किया हुआ था और G2 के बाद आप सीधा K2 पे, ऐसा ही हुआ ना जी। तो नाइला ये मुझे बताएं कि G2 भी जब आपने किया तो भी आपने मतलब पहला जो पहाड़ सर करने के लिए मुंतखब किया वो 8000 था, चले हो गया, बंदा कहता है चले ठीक है हो चुका है, जुनून है और जुनून हो गया। लेकिन ये कैसी बात है कि G2 के बाद फिर आपने जो अगला पहाड़ मुंतखब किया, बंदा कहता है चलो G2 कर लूँ, कोई और कर लूँ, ब्रॉड पीक कर लूँ, स्पंदे कर लूँ, कुछ और कर, आपने K2 भी सीधा मुंतखब किया। वजह K2 जब G2 से नीचे आए थे ना तो लास्ट ईयर तो
मेरे दिल में वैसे मैंने मेरी जो टीम थी उनको बोला था कैंप 1 या कैंप 2 प्लीज़ ले जाओ K2 के, क्योंकि K2 ड्रीम है। जो ट्रैकर्स हैं उनका देखने का ड्रीम है, माउंटेनियर्स हैं उनका सर करने का ड्रीम है। तो वो ऑब्वियसली उस वक्त नहीं गए क्योंकि सभी काफ़ी टायर्ड थके हुए थे। तो लेकिन जब नीचे आई ना तो अली रज़ा सतपारा ने, सरबाज खान ने खुद ही बोला कि K2 क्यों नहीं ट्राई करती। और अली रज़ा को पूरी उम्मीद थी उनसे, जो भी लोग बात करते थे ना पिछले साल में, तो उनको समहाउ उनको उम्मीद नहीं, पूरा उनको कॉन्फिडेंस था, यकीन था क्योंकि उन्होंने आपको देखा था चढ़ते हुए G2 पे, इस वजह से डेफिनेटली वो माउंटेनियर तो उनको आइडिया होगा जी। तो उन्होंने जब बोला तो मैं तो पहले ये कहने से घबराती थी कि किसी के सामने बोलूँगी तो बोलेंगे थोड़ा एक्सपीरियंस करके करो। तो जब उन्होंने बोला तो मैंने फ़ौरन से बोला यस आई मीन। और दूसरा ये है, मेरी अच्छी और बुरी बात ये है, मैं रिसर्च बहुत करती हूँ पहाड़ों पे, लेकिन रूट्स वगैरह पे करती हूँ। मैं ये तारीख जो है कि किसने कब कितने लोग मर गए थे, ये वो नहीं पढ़ा, होना भी नहीं चाहिए किसी नौकरी के लिए। मैं उस तरह उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, मतलब अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली, उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं गया कि क्या मतलब कितने लोग, ऑफ कोर्स उसकी इतनी बड़ी हैबिट हो जाएगी कि फिर आप वैसे ही हौसला बंदा छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। तो वो इसलिए बस सोचा ही नहीं, बस ये था मेरा, उसमें ये था कि बस गोल बनाया कि ये करना है। और उसमें जब पिछले साल भी ना, जब लेट्स से एक्सपीडिशन 6 महीने पहले बहुत तरह की मुश्किलात आई, उसमें एक ये भी थी अली रज़ा सतपारा जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, उनकी डेथ हो गई। उससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है हम पाकिस्तान के लिए और मेरे लिए भी। लेकिन जितनी मुश्किलात आई, हर मुश्किल को ओवरकम किया कि, और उसको ऐसा नहीं सोचा कि मुश्किल है, उसको बस ये सोचा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे जैसे उनकी डेथ की ट्रेजेडी है उसको कैसे ओवरकम करना है। तो इसी तरह मैंने बस। जब आप K2 भी थी तो एक्चुअली सवीना बेग और आपके दरमियान में कितना फ़र्क है टाइम का समिट पे जाने का? 1 घंटा। तो समीना बेग से 1 घंटा पहले। तो वो फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने K2 किया और सेकंड पाकिस्तानी आप जी। वाह। K2 की समिट पे कैसा लगा? K2 की समिट ड्रीम जब पहुंचे ना उस वक्त तो हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो लेकिन जब थोड़ी सी शुरू की आई गेस 2-3 मिनट तो बस रिलैक्स किया कि बस पहुंच गए हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर बस व्यू एंजॉय किया, थोड़ी देर पिक्चर्स ली और बाकी लोगों की पिक्चर्स ली। लेकिन यस, ये उस वक्त भी इतना फील नहीं हो रहा था कि मैंने कोई कारनामा किया है, कोई बड़ा काम किया, लेकिन बस ये था कि जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा हो गया और लेकिन अभी नीचे भी जाना है, तो उसके लिए फिर डिसेंड के लिए अपने आप को तैयार किया। नाला, आपकी क्योंकि अब आप एक एक्सपर्ट हैं तो इस हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, ज़्यादातर हादसे जो हैं वो डिसेंट पे होते हैं, तो क्या वजह है? मतलब आपको भी एक्सपीरियंस हुआ है G1, G2 और K2 पे कि वापसी पे शायद साइकोलॉजिकली इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि जो मैंने करना था कर लिया है, और उसकी वजह से फिर शायद उस रिलैक्स की वजह से हादसे होते हैं, या क्यों वापसी पे आपने फील किया है कि वापसी ज़रा मुश्किल होती है? डेफिनेटली वापसी ज़्यादा मुश्किल है। उसका नंबर 1 और मेन रीज़न है थकन, क्योंकि बाय द टाइम हम ऊपर पहुंचते हैं इतना बॉडी थक जाती है, मेंटली भी आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि नीचे आने में मुश्किल होती है, और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स नीचे आते हुए होते हैं। तो नाला, आप आर यू मैरिड? जी। और बच्चे? 2 बच्चे हैं मेरे, एक 3 साल की बेटी है और एक 1.5 साल की बेटी है। और जो 3 साल की बेटी है उसको थोड़ा थोड़ा पता है ये नहीं, अब वो कहते हैं ना, एक माउंटेनियर थी मुझे याद आ रहा है, वो उनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ऊपर डेथ हो गई थी, तो उनके जो बच्चे बाद में आए थे तो उन्होंने K2 को उन्होंने कहा था ममीज़ माउंटेन, ठीक है, तो वो ममीज़ माउंटेन कहते थे। तो आपके बच्चे जो हैं वो आप K2 को ममीज़ माउंटेन कहते हैं? अभी उनको 3 साल की, उसको आइडिया नहीं है, लेकिन उसे पता था कि मम्मी माउंटेन पे है, तो मैंने उसे ये बताया था कि मैं साफ करने जा रही हूँ ताकि जब तुम आओगी तो क्लीन होगा। तो नाला, एक माँ के लिए मेरा ख्याल है कि ये दोहरा एक बहुत बड़ा एक जिसको कहें कारनामा, एक किसी मर्द की बनिस्बत बहुत बड़ा कारनामा कि ऑफ कोर्स आपको आप चाहे कैंप 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, जहाँ पे भी हैं, कंटिन्यूसली एक तार तो आपके पीछे कनेक्टेड रहती है ना बच्चों के हवाले से, तो वो एक मुश्किल तो उसमें थोड़ा सा ये है कि जब बेस कैंप तक जाते हुए याद आते हैं, लेकिन जब माउंटेनियर से आप पूछे ना, जैसे सरबाज खान भी मेरे साथ थे, उनसे भी मैंने पूछा था कि आपको याद आते हैं, तो बोलते जब हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं, समिट पुश पे जाते हैं, तो फोकस बिल्कुल माउंटेन पे होता है,
तो उस वक्त ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली, ऑफ कोर्स जहन में होते हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली मिस नहीं करते, लेकिन उसमें मुझे जो लगता है मेरी वन द स्ट्रेंथ्स है वो बच्चे हैं, बिकॉज छोटे हैं, अगर बड़े होते तो शायद मैं इतना उस तरह नहीं करती। लेकिन जब भी ना, जब मुझे मुश्किल लगती थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया G2 पे मुझे कभी भी एक दफ़ा भी फील नहीं हुआ कि मुश्किल है, K2 पे और G1 पे बहुत ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल होना फील हुई थी। जब मुश्किल होती थी ना, जब मुझे लगता था कि मेरी पावर ख़त्म हो रही है या कुछ, तो मैं सोचती थी कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं एक मिस्टेक भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अली रज़ा सतपारा ने ये बताया था कि पहाड़ पे पहली गलती आखिरी गलती होती है। तो वो मुझे और ज़्यादा शार्प करते थे कि मेरे छोटे बच्चे हैं, गलती नहीं करनी, बस माइंड शार्प रखना है और मेक श्योर आई डोंट डू एनी मिस्टेक, फुली फोकस्ड। तो ये एक्चुअली लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों को कैसे छोड़ के, मतलब वो भी आपके लिए बेसिकली स्ट्रेंथ बन गया ना, वो मेरी स्ट्रेंथ बन गया है कि आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है गलती करने की। और बिल्कुल। तो वो जीवन पे जब बहुत ज़्यादा, जीवन पे एक्चुअली ये हुआ था कि समिट थोड़ा 2 दिन डिले हो गया था, तो फूड्स फॉर सम रीज़न हमारी ना कम हो गई थी, तो 2 दिन से बिल्कुल खाया नहीं था, हम लोग नीचे आना था, तो उस पे भी बिल्कुल मैंने यही सोचा था, जब बिल्कुल ज़ीरो पावर थी ना, फिर भी हमें मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के चलना था। उसमें मैं यही सोचती थी कि बच्चे हैं, नाइला जस्ट जागो और आगे खोलो और कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो बहुत शुक्रिया नाइला। नाज़रीन, बात यह है कि बहुत ही खूबसूरत बात की कि बेस कैंप तक तो बच्चे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं, लेकिन बेस कैंप के बाद जो है आपका फोकस जो है वो कहीं और तरफ चला जाता है। ये बेसिकली बिल्कुल ठीक बात है। एक ट्रैकर जो है उसको भी पता है, इवन जो गिलगित बल्तिस्तान जो रूटीन में लोग जाते हैं उनको भी पता है। और तारड़ साहब ने इसके हवाले से बड़ा खूबसूरत लिखा भी हुआ है कि जब आप चलास क्रॉस करते हैं तो आपको भूल जाता है कि आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, क्रेडिट कार्ड है, दूध का बिल देना है, इस तरह की सारी बातें आप भूल जाते हैं। और उसके बाद वो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि स्टिमुलस की या बैरून जो मनाजिर हैं, ये तमाम चीज़ों की इतनी भरमार होती है कि आपका टेंशन जो है वो फुली ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो फिर आप जिस तरह आप मुकम्मल टूर जो है वो करने के बाद जब आप चलास से वापस आते हैं, और चलास से जैसे ही वापस आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी देना है, आपके दूध का बिल भी है, आपके बच्चों की फीस भी है, आपकी बीवी भी है, और ये तमाम मामला जो हैं आपको चलास से वापसी पे याद आना शुरू हो जाते हैं। इसी नोट पर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया नाइला, हमारे लिए बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई थी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, देखते रहिए उम्मीद है पाकिस्तान।